इंतखाबी जंग में आपका इस्तकबाल करते हैं। दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं। आज छठे मरहले के तहत सुबह से पोलिंग हो रही है। 292 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है। 292 के अलावा 111 सीटें बची हुई हैं, जिसमें से 57 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में छठे मरहले के तहत। वहीं अगर अजला की बात करेंगे तो 10 अजला के तहत ये 57 सीटें आती हैं। तो 111 में से 57 सीटों को अगर आप माइनस कर देंगे तो 54 सीटें बाकी बचती हैं, जो कि 7 मार्च को 7वें और आखिरी मरहले के तहत वोटिंग मुनक्किद की जाएगी। अगर इस डिस्ट्रिक्ट में अहम मुद्दों की बात करें तो जिस तरह से 5 मरहलों में खास मुद्दे और बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा देखा गया, तो इलाकाई मुद्दे भी हावी देखे गए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महाराजगंज से आशीष जुड़ रहे हैं। वहां क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोपहर का वक्त है, ठंड है, लेकिन अब ठंड में धीरे धीरे कमी देखी जा रही है। आशीष, पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे नज़ारा? क्या वोटर्स की तादाद वैसी ही है जैसे सुबह के औकात में थी? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में अपना नुमाइंदा, अपनी सरकार चुनने के लिए लोग घरों से निकल गए हैं। और अब मैं इस वक्त खड़ा हूं एक बूथ पर। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की लाइन है। घूंघट में महिलाएं घर से निकली हैं अपनी सरकार चुनने के लिए, जो 5 साल तक विकास कर सके, जो उनकी समस्याएं हैं उसको दूर कर सके। तो कहीं न कहीं लोगों का जो उत्साह है महाराजगंज जनपद में, वो दोपहर में बरकरार है। चिलचिला रूप में महिलाएं हों या बुजुर्ग हों या फिर बूढ़ी माताएं हों, वो भी घरों से अपने निकल गई हैं पोलिंग बूथ की तरफ और अपनी सरकार चुनने के लिए बेकरार हैं, लाइन में अपनी प्रतीक्षा कर रही हैं। जी, अगर पॉसिबल हो तो इन महिलाओं से बातचीत करिएगा आशीष। इनके मन में, इनके जहन में क्या है, जो चीजें वो लेकर आज पोलिंग बूथ पर मौजूद है? बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ महिलाएं हैं। आप बताइए, आप वोट डालने घर से आई हैं, आप घर का काम निपटा चुकी हैं? हाँ। घर का काम क्या सोचकर आई हैं मन में? आप किस तरह का आपके मन में चल रहा है कि जब वोट देंगी तो क्या सोचेंगी, किसको वोट देंगी, क्यों देंगी? दियाल जाए, अब जे के मर्जी करे। मतलब आपका मुद्दा क्या होगा? विकास होगा मुद्दा? हाँ। आपके इलाके में जो समस्या है, छुट्टा पशु की दिक्कत हो रही है, किसानों की कुछ समस्याएं हैं, इसको लेकर आप वोट करने वाली हैं? हाँ। क्या कहना है आपको? बताइए, आप बताइए। क्या कहना है, मोदी जी को जिताएंगे। और क्या? क्यों मोदी जी को क्यों जिताएंगे? क्योंकि मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं। जैसे विकास में कुछ बताइए आप। तो ये खातून का रिएक्शन है, उनका ये कहना इससे बोल नहीं पा रही है, लेकिन इतना जरूर कह रही है नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो वैसे ही बनी हुई है। एक और फैक्टर इस छठे बिल्कुल जमीनी स्तर पे वो पॉपुलैरिटी साफ झलक रही है। महिलाएं सिर्फ ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट करने के लिए वो आई है। क्या मुद्दा है बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन वो वोट करने के लिए घर से आई है, अपनी सरकार चुनने के लिए घर से आई है। खवातीन है वो बहुत कुछ कहने के हक में नहीं होती हैं, जाकर वो बटन दबाती हैं। लेकिन आपका कैमरा वहां पर मौजूद है। सुबह से लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे जाहिर सी बात उनके जहन में होंगे। आपके जरिए हम जानना चाहेंगे कि महाराजगंज की इस असेंबली सीट पर क्या अहम मुद्दे हैं। देखिए, महाराजगंज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है इस समय जो हम इस वक्त जहां जिस बूथ पर खड़े हैं वो जंगल का इलाका है। हाँ। जंगल से पशु निकल करके किसानों की फसलों को नुकसान करते हैं। तो जो यहाँ के किसान हैं उनकी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो पशु हैं उनकी रोकथाम की जाए, ताकि उनकी फसलें प्रभावित ना हो और उनकी फसलें लहलहाएं, ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके, आय में बढ़ोतरी हो सके। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त ये है। मैं आपको बताऊं कि महाराजगंज जनपद तराई का इलाका है। यहाँ पर गन्ना बाहुल्यता थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से चीनी मिलों के बंद होने की वजह से जो गन्ना की बाहुल्यता थी वो कम हुई है। जो गन्ना किसान हैं वो प्रभावित हुए हैं। गन्ना चूंकि खड़ी फसल होती थी, नकदी फसल मानी जाती थी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो कहीं न कहीं गन्ना किसानों में जो रोष था उसको लेकर के लोग एक मुद्दा बनाए हैं। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी हैं, सड़क, बिजली, पानी की मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो महिलाएं हमारे घर से निकली हैं घूंघट की ओट में जो है आकर के अपना मतदान करने के लिए, उनके लिए एक महंगाई भी बड़ा यश प्रश्न है, क्योंकि महिलाएं घर का चूल्हा चौका चलाती हैं। उनके सामने महंगाई, सरसों का तेल महंगा हो गया है और चीजें हैं, इसको लेकर के महिलाएं वोट करने के लिए निकली हैं घर से। तो कहीं न कहीं अपनी सरकार चुनने के लिए लोग तो बेताब है, लेकिन ये फैसला अब 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि सरकार किसकी बन रही है और ये मुद्दे
क्या प्रभावी होंगे? जाहिर सी बात है, जो इलाकाई मुद्दे हैं और साथ ही साथ जो कौमी मुद्दे हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर देखे जा रहे हैं। महाराजगंज के इलाकाई मुद्दे और कौमी मुद्दे के हवाले से हम बातचीत कर रहे थे कि उससे क्या कुछ लोगों को परेशानियां हुई हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी तो है ही, साथ ही साथ अवाम जो है इलाकाई मुद्दों के हवाले से, गन्ना किसान की बात आप कर रहे थे आशीष, कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों किसान जो है वो गन्ना की खेती करते थे लेकिन चीनी मिल्स बंद हो गई। तो हो सकता है कि इस बार ये मुद्दा काफी हावी रहे और हावी रहा, लेकिन इसका नतीजा किस तरीके से दिखाई देता है ये तो देखने वाली बात होगी, जैसा कि आपने कहा। बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। तो आज 10 जिलों पर वोट डाले जा रहे हैं, 57 सीटें हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हफीज जामई साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। चूंकि हफीज साहब ये जो रीजन है, ये बिहार, कई असेंबली सीट्स ऐसे हैं, कई ऐसे इलाके हैं जो बिहार की सरहद से भी जुड़े हुए हैं। तो इन इलाकों में खास बात यह है कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो जात पात के आधार पर बनी हुई पार्टियां हैं, वो एक अहम रोल अदा करती हैं। और इस बार हम जानते हैं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने छोटे दलों से इस बार इत्तेहाद किया है। तो ये जो छोटे दल हैं, छोटी सियासी पार्टियां हैं, इनका तो इम्तिहान है ही, लेकिन ये जो बड़ी सियासी पार्टियों के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया या फिर बड़ी सियासी पार्टियों ने जो छोटी सियासी पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया है, क्या ये मजबूती फराहम कर पाएंगे? पहली बात तो मैडम मैं आपको बता दूं कि हफीज जामई नहीं हूं, मैं अब्दुल हसीब जामई हूं। माफी। दूसरी बात यह है कि आपने जो बातें कही हैं, हाँ हसीब साहब, ओके, इस्तकबाल जो आपने बातें कही हैं कि देखिए ये जो छठा चरण का चुनाव है, इस पे 57 जिलों में 57 सीटों पे जो है 10 जिलों में 57 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है। हाँ। उसमें ये जो छोटे दल, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर जो नान यादव वोट जो भाजपा को मिले थे, हाँ। तकरीबन उनके जो जितने वोट मिले थे 57 सीटों में, उसके आधा से थोड़ा सा कम, आधे से मतलब 1-2% कम वो नान यादव ओबीसी वोट मिले थे उनको। और उस वक्त राजभर जी इनके साथ थे, उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके साथ थे, उस वक्त पटेल पूरे थे, लेकिन इस वक्त अनुप्रिया पटेल थी। ये लोग वाकई अगर अब सब जो है इधर समाजवादी में चले गए हैं, इस वक्त बचे हैं संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, और यही लोग थे वहां पे, तो उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा था। यही लोग थे जो उस वक्त उनकी सीटें बढ़ी थी। लेकिन इस वक्त ये सपा के खेमे में है। अगर सपा के लिए ये प्लस करते हैं और ये लोग प्लस इनके वोटर, इनके समाज के लोग कायदे से और सही सिस्टम से समाजवादी को वोट कर देते हैं, तो यकीनन समाजवादी इस वक्त जो है प्लस कर जाएगी। और यही मुद्दा मेन, राम मंदिर यहाँ पे नहीं चलेगा, हाँ। मोदी योगी वो यहाँ पे नहीं चलेंगे, हाँ। कॉरिडोर नहीं चलेगा, तो चलेगा आपके मुताबिक। जैसा इस इलाके पे जो सियासी पार्टियां हैं वो जात पर आधारित हैं, तो उन्हीं सियासी पार्टियों से, जैसा कि आपने कहा कि, और साथ ही बागी लीडर का आपने जिक्र किया कि जो भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी से समाजवादी पार्टी का दामन थामे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल रिएक्शन अगर इस पर हम देखें हसीब साहब, तो उनका कहना है कि किसी के जाने और आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सियासी जानकारी समझता है कि अगर कोई लीडर अपना पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन थामता है तो इसके माने क्या होते हैं, क्योंकि कोर वोटर को भी अपने साथ वो लेकर जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप एक चीज तो समझिए, हाँ। अगर कोई बीजेपी में जाता है समाजवादी से, या बीएसपी से समाजवादी में आता है, या कोई कहीं जाता है जैसे समाजवादी से बीजेपी में जाता है, उसके लिए रेड कारपेट क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आने के बाद तो उनका भरपूर वेलकम होता है, जाने के बाद ये क्यों कहा जाता है कि ये ऐसे थे वैसे थे, ये है वो है? तो ये ऐसी बात नहीं है, वो अपने समाज पे बिल्कुल असर रखते हैं और उनका वो लेते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं। और अगर कोई लीडर, बागी लीडर अगर अपना सीट बदल लेता है, जहां से वो लड़ता हुआ आया है, और अगर वो सीट बदल लेता है, तो इसके माने क्या निकाले जाएं? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात करें, फाजिल नगर वो पहुंच गए हैं और वहां पर ये कहा जाता है कि इस बार जो है कांटे की लड़ाई है, बहुत तशवीश में भी मुब्तला होना चाहिए समाजवादी पार्टी को। वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं इलियास अंसारी, और वहां पर बहुत ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। तो क्या फंसती हुई सीट ये नजर आ रही है क्या?
मुझे ऐसा लग रहा है हाँ। मैडम की जो है पटरौना से उन्होंने जो फाजिल नगर की तरफ प्लान किया है, आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी जैसे फाजिल नगर की सीट में जो इलियास अंसारी साहब हैं, वो समाजवादी में थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आ जाने, कुछ दिनों पहले इलेक्शन से सपा में आ जाने से, जो कि पटरौना से थे, तो इलियास अंसारी साहब का टिकट कट गया। और मैं एक बात बता दूं, मायावती ने जिस तरीके से गुड़ा गणित बैठाया की, जो सोशल इंजीनियरिंग की, पहले बहुत सारे टिकट का ऐलान कर दिया, और उसके बाद जब देखा उन्होंने कि बहुत सारे मुसलमानों को, जब बड़े बड़े नेता थे उनका टिकट जो कटा, तो फिर उसको उन्होंने एडजस्ट किया। 100 से ज्यादा उन्होंने जो है 403 में टिकट दिए मुसलमानों को। और इलियास अंसारी अपने समाज पे भरपूर पकड़ रखते हैं। स्वामी मौर्य जी बिल्कुल अपने समाज पे पकड़ रखते हैं, लेकिन पटरौना से पलायन करना, हाँ, क्योंकि एक मुद्दा ये भी हो सकता है ना कि ये बाहरी है, डर जी कि ये फाजिल नगर के लिए बाहरी हैं, तो बाहरियों पर इतना यकीन नहीं करते वहां के लोग, क्योंकि वो जानते भी नहीं कि कैसा काम उन्होंने किया है और वो क्या उनके लिए फिट बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। बिल्कुल आप ये कह सकती हैं कि बाहरी होने का वो रहेगा, लेकिन चूंकि एक बड़े नेता है, समाजवादी एक बड़ी पार्टी है जिसपे मुसलमान भी जाते हैं और यादव और प्लस मौर्य चलेंगे, तो सीट निकल जाएगी। लेकिन कह सकते हैं कि मार्जिन बहुत कम हो सकता है, और उस पर डिपेंड करता है कि अगर एक तरफा कहीं कोई गया, मुसलमान अगर इलियास अंसारी साहब की तरफ एक तरफा चले गए और समाजवादी अरे ये बसपा का जो तली तोड़ चढ़ गया, तो यकीन जानिए कि गुड़ा गणित कुछ भी हो सकता है। तो ये हाँ, सीट वाइज आपसे समझने की कोशिश करेंगे और अजला के तरीक़ेकार को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस पार्टी का जो गढ़ रहा है वहां पर क्या उनकी ग्रिप मजबूत है या नहीं मजबूत है। अब हम अंबेडकर नगर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि बीएसपी का गढ़ ये माना जाता है। इस बार का सियासी इक्वेशन आपके नजरिए के मुताबिक क्या कुछ कहता है हसीब साहब? अम्बेडकर नगर के हवाले से बात करें। अम्बेडकर नगर में बसपा का गढ़ था, यहाँ से मायावती एक मरतबा सांसद भी रही हैं। रामअचल आजभर जितने राजभर थे, अब जैसे रामअचल साहब हैं, ये बिल्कुल असरअंदाज होते थे, बड़े नेता थे, लेकिन वो समाजवादी में आ जाने से इसमें सपा का फायदा हो रहा है, बसपा को नुकसान हो रहा है। ये हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर नगर जो सोशल इंजीनियरिंग जो समाजवादी ने की है, भरपूर तरीके से अपनी पकड़ है। लेकिन मैं एक चीज और आपको बता दूं कि पिछले इलेक्शन में 2017 में बीजेपी ने जो है 57 सीटों में 46 सीट लेकर के, उसके इत्तेहादी 2 सीट लिए थे, उन्होंने जो है तकरीबन जो है 37 पॉइंट समथिंग वोट परसेंटेज लिया था। समाजवादी 2 सीट ली थी उस वक्त और 20 पॉइंट समथिंग वोट परसेंटेज वोट लिया था। लेकिन बीएसपी 5 सीट ली थी इस हल्के में, पूरे 57 सीटों में, जिसमें उसका वोटिंग परसेंटेज था 22%, 95, यानी 23% आप पकड़ सकते हैं। तो बीएसपी का जो बेस वोट है वो कहीं फिसल नहीं रहा है। 20%, 15% तो किसी भी इलेक्शन में बस ये होता है कि उसको अगर कुछ और परसेंट मिल जाता तो बहुत सारी सीटें वो निकाल सकती थी। लेकिन वो सोशल इंजीनियरिंग नहीं होती जो जातिवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोटर है वो कहीं खिसकता नहीं है। लेकिन इस बार जमीनी सोर्सेज ये भी कह रहे हैं हसीब साहब कि जो भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर के इशू पर अभी बीएसपी के बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। देखिए, मैं इस टॉपिक पे ये कहूंगा कि देखिए बहुत ज्यादा लोग नहीं, ऐसी गलतफहमी का कोई जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 57 सीट है, हाँ, इस पे कोई माने नहीं रखते। बड़े से बड़ा मुद्दा कोई माने नहीं रखता। सिर्फ देखिए, हिंदुस्तानी कानून में एक चीज है ना कि आप मजहब बदल सकते हैं, लेकिन आप जात नहीं बदल सकते। जात आप नहीं बदल सकते, मजहब बदल सकते हैं, लेकिन अब इतना बड़ा ये तरीके से ये